हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका BHUS में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। और कुछ चीज़ें थी जो बाकी हैं अभी भी पढ़ने को, समझने को हम लोगों को। तो वो भी देख लेते हैं भाई, वो किस खेत की मूली है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ये चीज़ जो है टेलीग्राम, इसका एक चैनल बना हुआ है हमारा BHUS का। इसको आप लोगों को फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और इंस्टा आईडी है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर लें और फॉलो कर ही लें। चाहेंगे क्यों क्यों नहीं चाहेंगे, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो रील वगैरह तो डाल ही देते हैं। रील देखने से अच्छा है कि आप कुछ नॉलेज की चीज़ें देख लीजिए इंस्टाग्राम में, उससे क्या बुरा होगा। ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो है कि आप इसको भी फॉलो कर लें और इसको भी ज्वाइन कर लें। चलिए अब आगे की क्लास की अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों ने सत्ता का जो स्रोत है वो उसके बारे में समझ लिया था। और जो सत्ता का उद्देश्य है इसको हमें समझना है। ठीक। और सत्ता का जो स्वरूप है वो भी समझ लिया था। जैसे संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पंचनिरपेक्ष हम लोगों ने देख लिया था। ठीक। आज हम लोग बात करेंगे शासन के उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या होना चाहिए शासन का, सत्ता का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं आज। ठीक है। सबसे पहले तो न्याय। सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। हमने आपको बताया था, जैसे कि एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो फिर आप फटाक से बता देंगे। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं BHUS में संदीप से, तो आपको ये गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको ये सही करना ही पड़ेगा और सही हो ही जाएगा आपका। तो ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा। देखिए, सामाजिक का मतलब है हमारे जो समाज में समानता है, सभी के साथ समान व्यवहार है, इस प्रकार की चीज़ें सामाजिक चीज़ें हो गई। आर्थिक, जैसे कि रुपये पैसे कमाना, कोई व्यवसाय करना, है ना, इसका अधिकार है। इसका, इससे रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये हमारे आर्थिक न्याय हो गए। राजनीतिक न्याय, जैसे आपको आपको चुनाव लड़ने की जो है आज़ादी है, अधिकार है, और वोट देने का अधिकार है। तो इससे रिलेटेड जो इशूज़ होंगे तो उसमें हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारे हो गए राजनैतिक न्याय। ठीक। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता की, हमने बात करी थी कल के वीडियो में, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। कौन कौन से 5 प्रकार की? एक होती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक। इसके बारे में थोड़ा हम लोग ध्यान से समझते हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। देखिए, सबसे पहले विचार क्या होता है? हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, जो चिंतन मनन हम लोग करते हैं, ये सब क्या है? ये एक विचार हैं। ठीक। तो ये हमारे क्या है? आंतरिक विचार हैं। ठीक। तो ये हमारे विचार हो गए। उसके बाद जो है अभिव्यक्ति। हमको इन्हें बाहर जो भाषण देते हैं लोग, किसी चीज़ को बताते हैं, कोई चीज़ें ज्ञान देते हैं, जो चीज़ें है ना, तो वो क्या है? वो एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। जैसे कि आप लोग मूवी देखते हो, मूवी में आपको कोई स्टोरी दिखाता है या कोई घटना होती है, वो चीज़ समझाई जाती है एक स्टोरी के माध्यम से, दिखाई जाती है। जैसे मीडिया है, मीडिया जो लोगों को न्यूज़ सब जगह से इकट्ठा करके बताती है न्यूज़, तो वो क्या है? वो एक अभिव्यक्ति, वो बता रही है लोगों को। ठीक। तो ये एक अभिव्यक्ति का माध्यम हो गया, अभिव्यक्ति हो गई। ठीक। अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है। उसके बाद हो गया हमारा धर्म। देखिए, धर्म जो है कि जैसे मान लो किसी हमें रिलीजन को मानना है। देखिए, नहीं सॉरी, धर्म आपका बाद में, पहले विश्वास विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी विचारधारा को मानना है ना, अपनाना है, वो हमारा है विश्वास है कि हमें किसको मानना है, किसको नहीं मानना है। किसी भी चीज़ को हम मान सकते हैं, किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई हमें ये नहीं बताया कि नहीं आप इस चीज़ को पे विश्वास ना करो, इस चीज़ पे आप विश्वास करो, ऐसा नहीं है। हमें अपनी स्वतंत्रता है कि हम किसी पे भी, कैसे भी, किसी भी विचारधारा पे विश्वास कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि अब आ गया आपका ये धर्म। ठीक। तो धर्म, जैसे कि हमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाई, हमें अगर हिंदू धर्म अपनाना, हम हिंदू धर्म, हमें मुस्लिम धर्म अपनाना, हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही आपने देखा होगा, जैसे धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं, किसी का किसी धर्म परिवर्तन, मुस्लिम मुस्लिम अगर हैं तो वो हिंदू में धर्म परिवर्तन कर लेंगे, है ना। हिंदू हैं तो हो सकता है वो किसी और धर्म में चले। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान के अनुसार। ठीक है। और संविधान के अनुसार क्या हमें प्रस्तावना में ही ये देखने को मिल जाता है। तो अभी संविधान में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, ये आगे आगे देखते हैं हम लोग आगे क्लास में। अब आगे उपासना। उपासना, जैसे कि
कोई धर्म अपनाया तो हमें उस धर्म के प्रति जो भी जिस प्रकार से भी हमें उसकी पूजा करनी है, हमें जिस प्रकार से व्यवहार करना है, तो उस व्यवहार की उसके मानने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। अपने स्वरूप हम उसको अब व्यवहार में अपने उतारेंगे, तो ये चीज़ आपकी उपासना हो गई। अब बात करते हैं समानता की। देखिए, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। देखिए, प्रतिष्ठा की समानता क्या मतलब है? इसका अर्थ है समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि से निर्धारित नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। तो ये हमारी हो गई प्रतिष्ठा की समानता। और अवसर की समानता की अगर बात करें तो इसका अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के समान अवसर प्रदान करना। यानी कि अगर सारे जो व्यक्ति हैं उनको एक अवसर मिलेगा, किसी भी मतलब किसी नौकरी में जाना है तो वैकेंसी आएगी टाइम से, उसको एक अवसर दिया जाता है कि हाँ, आप किसी भी उसमें आपको प्रगति करने के लिए का अवसर आपको प्राप्त है। तो ये हो गई अवसर समानता, सभी को एक समान अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें अगर आगे की, तो व्यक्ति की गरिमा, मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना व्यक्ति की गरिमा हो गई। ठीक है, जैसे कि मानव रूप में ये जो एक मानव के जो एक गरिमा होती है, प्रत्येक मानव कोई भी हो उसकी एक अपनी गरिमा होती है मानव होने के नाते। ठीक, तो वो उस प्रकार से मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं एकता और अखंडता क्या है। देखिए, एकता क्या है? एकता मतलब एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करना। ठीक, तो एकता हमें एक नागरिकों के बीच में एक होने की भावना विकसित होनी चाहिए। इस प्रकार का हमको देश में रहना है, इस तरीके से रहना है, एक होके रहना है। ठीक है, उसके बाद आती है अखंडता। अखंडता जो है, अखंडता एक भौगोलिक विचार है जिसका अर्थ है भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो। ठीक, यानी कि भारत का कोई भी क्षेत्र या कोई भी भूभाग इससे अलग नहीं होगा। ये हमारी हो गई अखंडता अखंडता। इसके आगे की बात करें, बंधुता। बंधुता में भाईचारा। सबसे पहले बंधुता का अर्थ ही यही होता है, भारत देश का निवासी होने के कारण हम सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कवर हो गई। अब इसके आगे की बात करते हैं। कुछ फैक्ट हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले तो भारत की जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, राजनीतिक जन्मपत्री का क्या मतलब है? जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताती है, उसी प्रकार प्रस्तावना भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ठीक, और जो प्रस्तावना है वो भारत में सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्वरूप और सत्ता के उद्देश्य के बारे में बताती है। इसलिए इसको के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। और दूसरी बात करें, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने, इन्होंने क्या कहा है? तो न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती, फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ये उन्होंने बात कही थी। हालांकि जो संविधान है वो प्रस्तावना जो संविधान का भाग है, ये आगे हम लोग उसमें जो केस हुए हैं वो उस केस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उससे मतलब संविधान का भाग प्रस्तावना कब बनी है कब नहीं बनी वो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा है कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मतलब इसका मतलब है प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायता करती है और जो प्रस्तावना के द्वारा संविधान में व्याप्त अस्पष्टता है उसको दूर किया जाता है। जैसे कि अगर हमें कोई बात नहीं समझ में आ रही तो वो प्रस्तावना को देख के समझ सकते हैं कि हाँ, क्या क्या चीज़ हो सकती है इसमें। इस मतलब जो भी कोई कानून है या कोई आर्टिकल नहीं समझ में आया तो वो हम समझ सकते हैं कि अब इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको कहा, ये फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं और क्या है। देखिए, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार जो संविधान है वो जो संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन होता है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारत का संविधान भी महत्वहीन हो जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया? संविधान की आत्मा का मतलब, इसका मतलब जैसे कि शरीर में आत्मा होने की वजह से शरीर महत्व होता है। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो उस शरीर का क्या मतलब है? कुछ नहीं, मिट्टी के समान। वैसे ही संविधान में प्रस्तावना इसको
जो है आत्मा आत्मा कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अगर प्रस्तावना नहीं होगी तो ये संविधान भी महत्वहीन हो जाएगा। इस प्रकार की बात ठाकुर दास भार्गव ने कही है। उसके बाद देखते हैं संविधान का परिचय पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, आईडी, ये किसने कहा है? ये ननी पालखीवालन का प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा है? ननी पालखीवालन का है कि जैसे कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र एक प्रकार से देती है, परिचय देती है, तो उस हिसाब से उन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है। उसके बाद अगर हम जो बात करते हैं कि जो हमने बात करी कि वो संविधान का अंग है कि नहीं प्रस्तावना, तो सबसे पहले देखिए बेरूबाड़ी केस आया था 1960 में। ठीक, तो उस केस में बेरूबाड़ी केस, ये आप लोग नोट करके रखना, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, पहले से ही सुन के। तो बेरूबाड़ी केस 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था, 1960 में बेरूवाड़ी केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अंग नहीं है, इसलिए अगर अंग नहीं है प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का तो फिर उसमें भी संशोधन भी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर एक केस आया, केशवानंद भारती केस, 1973 में केस आया था, 1973 में। हालांकि जो जब हम लोग ये सारे केस पढ़ेंगे तो एक तरफ से सारी चीज़ें हम लोग समझ ही लेंगे कब क्या अमेंडमेंट हुआ है। ठीक, तो जब केशवानंद भारती केस आया है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, और अगर संविधान का अंग है तो उसमें संशोधन अमेंडमेंट हो सकता है। तो वहीं से एक जो केशवानंद भारती केस से ही हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो सिद्धांत है वो निकल के आता है, मूल ढांचे का सिद्धांत निकल के आता है। ठीक, तो वो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमने क्लियर कर ली कि अंग है कि नहीं है। उसके बाद अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है तो उस बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक, ये चीज़ें हम आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। अब बात करते हैं समाजवाद, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों जो वर्ड हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए हैं। यानी कि जब संविधान लागू हुआ है उस समय समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड नहीं थे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन से वर्ड संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक, तो आपको क्या बोलना है? वो संपूर्ण, और आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, और क्या था? लोकतंत्रात्मक था और गणराज्य था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और ये जो अखंडता ये वर्ड नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया। और देखिए सबसे बड़ी गलती तो ये हम लोग करते हैं कि हम लोग पूरा नहीं बोलते। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बस इतना बोल देते हैं। ये पूरा बोलना है, 1976 भी ऐड करना है। ये कहाँ जाएगा भाई? ये भी ऐड करना है इसमें, पूरा बोलोगे नहीं तो वो फिर गलत हो जाएगा। फिर क्योंकि आप यहाँ भी अचीवर से पढ़ रहे हैं तो आप लोग गलत कैसे कर बोल सकते हैं? ठीक, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ये तीनों वर्ड ऐड किए गए हैं। ये आपको नोट करके रख लेना है, फैक्चुअल। उसके बाद देखते हैं जो न्याय वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। न्याय वर्ड जो है ये लिया गया है जस्टिस रूस की क्रांति। कितने प्रकार के न्याय हैं ये हमने आपको बता ही दिया, 3 प्रकार के न्याय। अब आप लोग हमको बताओ जो लोकतंत्र की डेफिनेशन है वो किसने दी थी? ठीक, ये आप लोग हमें कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, रूस की क्रांति 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उससे जस्टिस वर्ड लिया गया है। और स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुता, ये जो वर्ड है ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी प्रस्तावना में। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो लोग हम कल करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं कल क्वेश्चन इसके प्रेम्बल के सारे क्वेश्चन कल लगा लेते हैं। और अगर कोई चीज़ छूट रही है या नहीं बताई है तो वो वहाँ से कवर हो जाएगी क्वेश्चन से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश। अगला टॉपिक फिर देखते हैं क्या शुरू करते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट शुरू होगा अगला टॉपिक। तो ठीक है, तो बाकी जो टेलीग्राम है जो मैंने बताया वो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको इसकी PDF पूरी मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।